आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखो, आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट में क्या हुआ। दिल्ली ब्लास्ट में हुआ ये कि भैया जो आप कार है ना, आपकी कार, आपकी नहीं मतलब जिसकी भी कार है, ब्लास्ट के लिए यूज़ हुई है। मल्टीपल ओनरशिप। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा आर्टिकल है और उसमें यही बताया गया है कि बेटा अगर कुछ भी सेल कर रहे, स्पेशली अपना व्हीकल, एक तो अपना व्हीकल याद रखना बेटा, कभी भी किसी को मत देना। कभी भी अपना व्हीकल किसी को मत देना, चाहे जो भी हो जाए। कल को एक्सीडेंट होता है तो तुम्हारे ऊपर बात आएगी, कुछ भी होता है तो तुम्हारे ऊपर बात आएगी। और दूसरा पॉइंट कि जब भी आप सेल आउट करो तो बहुत पेपर वर्क अच्छे से कंप्लीट करो और ध्यान से करो। क्योंकि ये जो हुंडई i20 थी ना, 4-5 लोगों को बेची गई थी और सबके सबसे पूछताछ हो रही हो। अगर मान लो उनका कोई लेना देना भी नहीं, तब भी पूछताछ हो रही है। चार बार जो है द कार एक्सचेंज और आरसी जो है, सोचिए, जो आरसी है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो किसका है? फर्स्ट ओनर का। फर्स्ट ओनर का, यानी कि 2014 से अभी तक चेंज ही नहीं हुआ ओनर का नाम। तो जो लीगल रिस्क होते हैं ना, अब बात किस पे आएगी? इसी पे आएगी कि जो अनरेगुलेटेड यूज्ड कार मार्केट है, कि कार बेच देते हैं या टू व्हीलर बेच देते हैं और कोई पेपर वर्क नहीं, कुछ नहीं, वो कहने को हो गया, आधार ले लिया, पैन ले लिया, बट खत्म। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ओरिजिनल जो ओनर्स हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसके ऊपर। तो इसीलिए बहुत ध्यान से। एआई का कोर्स दोस्तों, आज हमारी एआई के कोर्स के आखिरी दिन है, तो आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो भारत का जो प्री ओन्ड कार सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है। और कहते हैं ना कि देखो, कार की सेल बताती है कि आपकी इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है। इसमें एक और चीज़ है, ज़्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं, ठीक है। इसीलिए मारुति की सेल्स बहुत बढ़िया है। हालांकि अगर एनकैप रेटिंग पे जाओ तो टाटा बाजी मारती है, महिंद्रा बाजी मारती है, बट मारुति की रीसेल वैल्यू इतनी बढ़िया है कि इकोनॉमी की नब्ज पता करनी है तो मारुति की सेल से हम पता करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी सेकेंड हैंड जो परचेज है ना, बहुत मतलब रीसेल वैल्यू उसकी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप मारुति कार को रीसेल करोगे ना, कितनी भी पुरानी हो, बहुत अच्छे दामों में जाएगी। तो भारत में जो सेकेंड हैंड कार मार्केट है, जो रीसेल कार मार्केट है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन डिसऑर्डर्ड है। पता ही नहीं कौन किसको बेच रहा है। जो डीलर्स होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन को स्किप करते हैं, ठीक है। और बायर्स क्या कहते हैं कि अरे यार छोड़ो, अब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में पैसे घट जाते हैं, वैल्यू घट जाती है कार की, तो छोड़ो यार, 20-30 हज़ार हमारे लॉस होंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे। नहीं तो यार बड़ा टाइम लग रहा है, छोड़ो, आप देख लेना भैया, हम आपको ये दे के चले जा रहे हैं, उसको जिसको बेचना हो बेच दो। और व्हीकल्स दे आर ट्रेडेड अक्रॉस स्टेट, कोई पेपर वर्क नहीं, नो पेपर वर्क व्हाट्सोएवर, ठीक है। 60 लाख, समझिए, क्रिसिल बताती है कि 60 लाख यूज्ड कार्स जो है वो इस साल, और अभी ये साल पूरा भी नहीं हुआ है, बेची गई हैं। जो एक नई कार आती है ना, 1.4 यूज्ड कार्स नाउ फाइंड अ बायर, यानी कि जो रीसेल कार का मार्केट है वो ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि सेकेंड हैंड कार क्यों लोग लेते हैं? जो नए नए होते हैं ना, सीखे होते हैं, वो सेकेंड हैंड कार प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर मान लो कुछ डेंट आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, उनकी सेकेंड कार जो होती है वो हमेशा पहली होगी, मतलब फिर वो नहीं होगी। बट फर्स्ट कार ज़्यादातर लोग सेकेंड हैंड ही लेते हैं कि पहले इस पर प्रैक्टिस कर लें, ख़राब भी होगी तो भी सस्ते में ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई जो कमर्शियल ओनर्स हैं वो तो भाई सेकेंड हैंड कार इसलिए भी, क्योंकि भाई देखो ज़्यादा फर्क है नहीं, सर्विसिंग करा लेंगे, आधे दामों में मिल जाती है और हमको पैसे भी कम देने पड़ते हैं, अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट निकालना है। तो जो मार्केट वैल्यू है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 4 लाख करोड़ है। जो नई कार इंडस्ट्री है उसकी मार्केट वैल्यू को मैच कर रही है ये। लेकिन वही बता रहे ना कि जो इनफॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हैं, मिसिंग पेपर वर्क और ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म्स है ना, ये बहुत दिक्कत पैदा करता है। डीलर्स जो हैं दे रिलाई ऑन आधार, पैन, प्रॉपर ओनरशिप चेक्स होते ही नहीं। ब्लैंक प्री साइंड सेल लेटर्स काफ़ी कॉमन है और ये तब तक ओपन रहते हैं जब तक फाइनल बायर नहीं मिलता। हर एडिशनल ओनर जो होता है, क्योंकि जैसे आप पहली बार किसी को बेच रहे हो, आपने एग्जांपल 1 लाख की नहीं 5 लाख की कोई कार खरीदी, अब आप पहली बार किसी को बेच रहे हो 3 लाख की बिकेगी, दूसरी बार उसकी वैल्यू कम होती जाती है, रीसेल वैल्यू घटती जाती है। मैं आपको दोस्तों मैंने एक्टिवा बेची थी
और मेरी एक्टिवा क्या, जैसे मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो पिताजी के नाम पे थी, अब वो पहले ओनर है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो 40,000 मुझे उसकी वैल्यू मिल रही थी, 5G थी। फिर क्या हुआ ना कि अभी की बात है दोस्तों, पिछले दिसंबर की बात है, और मैंने जिस शोरूम से खरीदी थी उन्हीं शोरूम को बेची थी। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि वही जो एक्टिवा है वो मेरे पिताजी के नाम पे थी, उनकी डेथ हो गई। देन मैंने बताया तो बोला कि ओहो अब तो सर आप सेकेंड ओनर हो गए। विद इन अ सेकेंड वही उसी गाड़ी की सिर्फ पेपर वर्क ना, मतलब मेरे पिताजी नहीं थे तो वो 10,000 वैल्यू घट गई क्योंकि मैं थर्ड ओनर हो गया था। आप समझ रहे हो, 10,000 वैल्यू घट गई, वो 30,000 में बेचनी पड़ी। तो यही होता है। और कार मल्टीपल डीलर्स के पास जाती है फाइनल बायर्स को, और कोई रिकॉर्ड नहीं है सेल का, नो रिकॉर्ड, और यही दिखा। अब आरसी ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आरटीओ रिकॉर्ड्स में नाम, मतलब आरसी जो आपका नाम है उसको फाइनली ट्रांसफर किया जाता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, देखो प्रॉपर्टी में खाली रजिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त, याद रखना। अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी ले रहे हो, ये भी मैं आपको लगे हाथों बता दे रहा हूँ, उसमें म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजली के बिल में किसका नाम है, आप नाम हटाइए तुरंत। म्यूटेशन, नगर निगम में किसका नाम है वो आप अपना नाम डलवाइए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हालांकि देखो ये खाली कहने की बात है, जिसके पास पोजीशन होता है वही अल्टीमेटली मालिक होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाहर में गए पेपर वर्क। एक्चुअल तो ये है, लेकिन रिस्क है। ठीक है, अब आरसी में भी ये सेम चीज़ होती है कि आपको अपना नाम हटवाना होता है, और सेलर जो है कैन फेस सीरियस कंसिक्वेंसेस अगर जो व्हीकल है या उसका न्यू ओनर जो है वो लॉ को ब्रेक करता है। आपको पता है सेलर के ऊपर बात आती है। तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, सबसे पहले तो आरसी की लीगल ओनरशिप है ना, जिस जो सेलर है वही है कि नहीं। डुप्लीकेट आरसी जो है इसका मतलब टैंपरिंग हुई है, गलत प्रॉब्लम हुई है, चोरी की भी गाड़ी हो सकती है। और अगर आरसी जो है वो डीलर ने देता है तो आप थर्ड ओनर हो गए, यानी कि आपकी रीसेल वैल्यू जो है वो घट जाएगी। ठीक है, डीलर का नाम नहीं होना चाहिए ना, जिसने बेची उसका नाम होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। देन देयर इज व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, VIN, और इंजन नंबर। तो आपको देखना है कि दोनों ही नंबर जो हैं वो आरसी और कार बॉडी से मैच करें। फिर इसके बाद स्टैम्प्ड VIN, देखिए ये काम आधे एक घंटे का है, बोनेट के अंदर होता है, डोर पे होता है, विंडशील्ड पे होता है, ये आप देख लें। ये सब काम एक ही घंटे का है और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। अक्सर लोगों को लगता है कि बहुत टाइम लगना है, लेकिन आप बच जाएंगे बस। इंश्योरेंस लीगली कैन नॉट रन विदाउट वैलिड इंश्योरेंस। अगर आपके पास नहीं है तो कार लीगली नहीं दौड़ सकती, ऐसे याद रखिएगा, जब्त हो जाएगी। पॉलिसी तुरंत अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं और कम से कम 3 वीक का वैलिडिटी हो पोस्ट परचेज के बाद। और अगर मतलब यू शुड नेगोशिएट द प्राइस और फ्रेश पॉलिसी। ये तो चलिए पॉलिसी का हो गया। सर्विस की बात करें तो अगर लगातार सर्विस हो रही है तो इसका मतलब अच्छी मेंटेनेंस है। देखिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रिकॉर्ड्स होंगे ना तो कहते हैं ना कि कुछ गड़बड़ है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में दें। और सेलर से ये जो बेच रहा है कि भैया आपने सब चीज़ें रिपेयर करवाया, डेंट्स तो नहीं है, मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुए हैं, रोड टैक्स सर्टिफिकेट, सारे टैक्सेस क्लियर हैं। रोड टैक्स एक टाइम पेमेंट होता है, ठीक है, अगर अनपेड है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, PUC सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर लोन पे है गाड़ी तो NOC सबसे पहले देखिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबके लिए वैलिड है। क्योंकि अगर कार क्राइम में यूज़ होगी या मान लीजिए एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होगी या चालान होगा तो पुलिस जो आरसी पे नाम होगा उसी को ही पकड़ेगी। ठीक है, किसने भी बेची हो, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। और देखिए ओनर्स कैसे ट्रैप होते हैं, क्योंकि देखिए स्टेट्स में जो ट्रांसफ़र होते हैं ना, कि जैसे यूपी किया उसको MP में ट्रांसफ़र करना, ये बड़ा मुश्किल होता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि दिल्ली की कार है, उसको देहरादून या जयपुर किसी को बेचनी है, उत्तराखंड, या दिल्ली की कार उत्तराखंड या राजस्थान, तो नया रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। अब यही बायर जो है ना इस प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं या उसको स्किप करना चाहते हैं। अब ओरिजिनल ओनर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अनपेड चालान, एक्सीडेंटल, क्रिमिनल मिसयूज, हिट एंड रन लाइबिलिटी, ये आप इसके रिस्पॉन्सिबल हो और कोई नहीं। और कार जो है इट इज़ लीगली ट्रांसफर्ड जब प्रीवियस ओनर जो है दे रिसीव्ड एन OTP और चेंज को अप्रूव करता है, और ज़्यादातर लोग इसको अप्रूव ही नहीं करते। ठीक है, अब सरकार के रूल क्या कहते हैं। 2022 में डीलर जो है सबसे पहले उसको ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रिप रजिस्टर होना चाहिए जिसमें ड्राइवर, माइलेज, टाइम पर्पस सब हो,
आरसी रिन्यूअल, फिटनेस सर्टिफिकेट, एनओसी बिहाफ ऑफ द ओनर पे ही अप्लाई कर सकते हैं और आरटीओ को ही नोटिफाई करें जब भी ओनर से डीलर के पास से कार जाए। लेकिन एनफोर्समेंट बहुत वीक है हमारे, खाली जो लॉ है वो बस पेपर में है और इसीलिए अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएट ना वो मार्केट को डोमिनेट करते हैं। सुमेध शर्मा जो कि एक गुड़गांव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी 10 साल पुरानी जो दिल्ली एनसीआर डीजल कार जो है वो एक रेप्यूटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, अब तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, ब्लैंक ट्रांसफ़र पेपर इनको साइन करने पड़े, उनकी आधार और पैन डिटेल्स लीक हो गई। उसके बाद थ्रेटनिंग कॉल्स आई अननोन लोगों से जो कि गुजरात से थे। अब उनको ये भी नहीं पता कि भाई उनकी कार कहाँ है और उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो हज़ारों सेलर्स जो अपनी कार बेचते हैं, प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हो। लीगल स्टेप्स जो बेच रहा है उसको ज़्यादा, सबसे पहली बात तो रिटायर्ड आरटीओ ऑफिशियल बताते हैं कि कार एक लीगल हैंडओवर है, ये कैजुअल सेल नहीं है। तो सबसे पहले फॉर्म 29 आरटीओ में 14 दिन के अंदर आप सबमिट करें कि व्हीकल बेच दी गई है। उसके बाद फॉर्म 30 जो है उसको साइन किया जाए और उसको इमीडिएटली प्रोसेस किया जाए और एक स्टैम्प एक्नॉलेजमेंट कि आरटीओ ने सेल को रिकॉर्ड किया है। पुलिस ये कहती है कि एक रिटर्न पुलिस कंप्लेंट फाइल करें कि हाँ सेल की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए हैं। इससे ये हो जाता है कि कार मिसयूज़ नहीं हो रही है। तो सेलर्स आप ऑफिशियल ऐप से ही अपने आधार को वेरीफाई करें, कभी भी ब्लैंक सेल लेटर्स को साइन ना करें और जब तक नई आरसी नहीं आए, ठीक है, बायर के नाम पे इशू ना हुए, तब तक फॉलोअप लेते रहें और अगर बायर अनरिस्पॉन्सिव है तो तुरंत कंप्लेंट फाइल करें। बायर्स के लिए कि बैंक जो है जो पेमेंट जिसने रिसीव किया है वो वही है जो उस पे उसी का नाम है जो ओनर का नाम है, आप हमेशा याद रखें। उसके बाद वीआईएन और आरसी डिटेल्स को आप ज़रूर जो है वो देखें ताकि अरे यार आगे ज़्यादा आगे, ताकि मतलब ऐसा सच कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। और याद रखिए कि जब आप अपने कार बेचें तो ये मैंने बता ही चुका हूँ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पे देनी है। फॉर्म 29, 30, एड्रेस प्रूफ, पीयूसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, आरसी, एनओसी और व्हीकल चेसिस इम्प्रिंट। और उसके बाद याद रखिए कि जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है उसको आप क्लियर करें। फॉर्म 29, 30 तुरंत परिवहन वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको फिल करें, आरटीओ में ले जाएं, इसको सबमिट करें, व्हीकल का वेरिफिकेशन पूरा करें और नई आरसी के लिए अप्लाई करें। न्यू रेगुलेशंस के अलावा मतलब जो भारत का नया ये जो कार इकोसिस्टम है ना, अब इसमें डिजिटल ओवरसाइट नहीं है। कार अभी भी डिसअपियर होती हैं सिस्टम से, कई बार कार चोरी हो जाती हैं, गलत लोगों को चली जाती है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई कार आपकी है, कुछ होगा तो आपके ऊपर ही बात आएगी। तो ये भले ही आपको लग रहा है कि यार बड़ा टीडीएस प्रोसेस है, बट ज़्यादा टीडीएस भी नहीं है। किसी को हायर कर ले, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे बट आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझे होंगे और ये उनको ज़रूर शेयर कर दें जिन्होंने जो कार बेचने का प्लान कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी कार बेची है। थैंक यू सो मच।